कुछ चीजें समय से भी पुरानी होती हैं। उन्हीं में से एक है ये 5000 साल पुरानी हड़प्पन सिटी, जहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए पहाड़ तोड़ने बराबर था। तो इस बेहतरीन एडवेंचर की शुरुआत होती है गुजरात की एक भुजा भुज से पोहा खाते खाते। मैंने भुज से 1000 रुपए पर डे में एक 2 व्हीलर रेंट की और सबसे पहले रण उत्सव जो कि धोर्डो में होता है वहाँ जाने का फैसला किया। भुज से धोर्डो 80 किलोमीटर दूर है। जहाँ जाते जाते मुझे सबसे पहली चीज दिखाई देती है कर्क रेखा और उसके बाद दिखाई देता है ये रेगिस्तान। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत होने वाली है कुछ बड़ी चीज की। हमें वीडियो बनाता देख ये लड़का पीछे से आके बोलता है कि मेरी भी एक फोटो खींच दोगे क्या? और इतनी सी बात होने के बाद हम लोग धोलावीरा का स्टंट साथ में करने का फैसला करते हैं। लेकिन धोलावीरा से पहले मैं पहुंच जाती हूँ रण उत्सव के लिए बनाई गई ये टेंट सिटी, जहाँ पर हमें बाहर से ही खदेड़ दिया जाता है। फिर हम चल देते हैं असली रण की ओर, जो यहाँ से अभी 5 किलोमीटर दूर है। अभी मैं फाइनली पहुँच गई हूँ रण उत्सव और ये मेरा परमिट है। ये बनवाना पड़ता है अगर आपको एंट्री करनी है यहाँ से। तो ये बनता है 100 रुपीज का और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसके लिए 25 रुपीज एक्स्ट्रा। लेकिन रण में पहुँचने से पहले मेरे मन में एक सवाल था कि क्या सच में जमीन के ऊपर नमक पाया जा सकता है? पर जैसे ही मैं रण के ऊपर कदम रखती हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि कुदरत हमें कितने अलग अलग तरीके से आश्चर्यचकित कर देता है। जहाँ तक भी मेरी नजर पहुँच रही थी वहाँ तक जमीन के ऊपर एक सफेद चादर दिखाई पड़ रही थी। ऐसी फ्रेम में आ गए बस इनको अच्छा लग रहा था इसलिए फ्रेम में नहीं रहा हूँ, फ्रेम में रहा। मैं अभी पहुँच गई हूँ रण उत्सव। इससे पहले मिलेगा एक टेंट वाला एरिया जो कि लगेगा रण उत्सव है और आपको गूगल मैप में भी बताएगा कि वो रण उत्सव है। फिर वहाँ पे पहुँचने पे रियलिटी पता चलेगी क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास पैसे नहीं है इतने, तो आप असली जगह पे पहुंच जाओगे। ये बहुत सुंदर एरिया है लेकिन इसका नमक टेस्ट मत करना, टाटा नमक नहीं है। यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले आप गवर्नमेंट बस का पता कर सकते हैं। बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड, वहाँ से एसटी बस मिलता है। हाँ, एसटी बस मिलता है ना। दूसरा तरीका ये है कि कुछ अपना व्हीकल हायर कर लो, जैसे स्कूटी, बाइक या फिर कैब। तो कैब का चार्जेस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। चार्जेस मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक पता चला है 2500 और 3000 तक है। ऑटो वाले से मैंने पता किया था, वो 3000 तक चार्ज कर रहे थे। तो नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको उसके लिए, क्योंकि हाँ पीक सीजन है। बाइक या स्कूटी बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि वो पर डे 1000 रुपीज बाइक का लेते हैं और स्कूटी का 800 लगभग चार्ज करते हैं। तो आराम से आप अपना एरिया चूज कर सकते हो और कहीं भी घूम सकते हो। कुछ गुजराती में बोलना। આવો તમે બધા રણ ઉત્સવમાં જલસા કરો। 3 મહિનાનો ઉત્સવ હોય છે। मैंने बोला था તમે કેમ છો? તમે બધા કેમ છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। हाँ, ओ देखा, जल्दी मिलियन पर जाऊँ છે। बिहाइंड द सीन मैं इनको 5 लाख रुपए दे रही हूँ। कच्छ वाली बात बतानी है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस जगह को कच्छ क्यों कहते हैं। कच्छ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है टोटोइस, माने कछुआ। जब आप इंडिया मैप को पलटोगे और गुजरात को देखोगे तो वो ऐसे हम जैसे दिखाई देगा और वो अपीयर होता है कि कछुआ है, इसलिए इस जगह को रन ऑफ कच्छ कहते हैं। मैं कहती हूँ निर्मा शुद्ध नमक है ये। अब बताओ। अरे निर्मा नमक भी आता है जी। हाँ, देखो निर्मा शुद्ध नमक, दाना दाना एक समान। ये सब कचरा यहाँ नहीं फैलाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। ये खत्म हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? यहाँ से मेरा मन उब गया इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं, यहाँ नहीं गया। हाँ, मन उब गया, हो गया, देख लिया और गया। अभी जा रहे धोलावीरा, वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखेगा। और ये बॉटल लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ। पर अभी भी एक सवाल मेरे जहन में था कि ये नमक का रेगिस्तान बना कैसे? इसी सवाल को मैं अपने जहन में लिए आगे बढ़ रही थी। आमतौर पर लोग धोर्डो और कालो डूंगर एक दिन में कवर करके वापस चले जाते हैं, पर यहाँ का हिडन जेम है धोलावीरा। और क्योंकि धोलावीरा एक टापू हुआ करता था तो वहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक आसान और दूसरा रास्ता जो मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आसान वाला रास्ता लगभग 250 किलोमीटर लंबा है, लेकिन मुश्किल वाला रास्ता उसका आधा, जो कि गूगल मैप पर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये वाला रास्ता कच्छ लेक के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसके दोनों तरफ पहले तो समुद्र जैसे लेक आती है और फिर शुरू होता है अनछुआ व्हाइट रन, जहाँ तक हर आदमी पहुँच नहीं पाता। लेकिन उससे पहले जरूरत है गाड़ी को पेट्रोल का नशा कराने की, क्योंकि धोलावीरा एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे पेट्रोल मिलने की संभावना थोड़ी कम है। उससे पहले लास्ट पेट्रोल पंप खावड़ा में ही मिल सकता है। खावड़ा से आगे का पूरा एरिया एक तरह से भारत का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पर आजादी के बाद कुछ लोग इधर से पलायन करके पाकिस्तान पहुँच गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से पलायन करके इस ओर आए थे। यहाँ पर रहने वाली आबादी हिंदी और गुजराती जरूर समझ लेते हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज है कच्छी। श्वेता कच्छी बोल रहे हैं? हाँ, इसी में बोल रहे हैं। मुझे नालो श्वेता है। मुझे नालो श्वेता है। मुझे नालो श्वेता है। हाँ ठीक है, मैं फाइनली सीख गई। लगभग 30 किलोमीटर और चलने के बाद रास्ते की हालत बहुत खराब हो जाती है। अभी मुझे कुछ दिखाई देना शुरू होता है और जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है तो समझ आता है कि सड़क के दोनों ओर कच्छ लेक दिखनी शुरू हो गई है। ये पानी है,
ये मैं हूँ और ये जाग है। और ये जाग है। तो अभी शाम हो रही है तो हमें नहीं पता कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं। वो एक सस्पेंस क्रिएट करेंगे हम अब पूरे सीन में, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर रुकर सूर्यास्त देखना मानो एक सपना साकार होने जैसा लग रहा था, परंतु रास्ते को बस 30 किलोमीटर लंबा समझ एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन दिमाग में चल रही थी। ये सॉल्ट नदी है भाई, अपना ये लैंडस्केप बना के बैठे हैं, अपना घर बिल्कुल। ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, पूरा दिन इस चीज के लिए मेहनत की। ये देखिए, मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट के पास गई, मतलब के पास नहीं गई, के अंदर गई और वहां से नमक खाया 4 ग्राम। फिर मेरा पेट नहीं भरा तो मैं यहाँ आके धूल खा रही हूँ। ओह कितना साफ पानी है। वो जोक मारोगे मछली वाला, आपको पता है इस पानी में मछली क्यों नहीं है? बताने वाले को मिलेगा 50 रुपए का इनाम, जो दे रहा उससे ले लेना। इस मछली में पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मछली खाने वाला नहीं है। यस, मुझे हंस रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैंने जोक सही मारा है। कोई नहीं बता पा रहा था, सब रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या बात होती है ये? मैंने रिकॉर्ड कर रही। धोलावीरा इज वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स इन इंडिया एंड 5th लार्जेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। हम काफी लेट हो चुके हैं और अभी यहाँ से धोलावीरा लगभग कितने किलोमीटर होगा? उड़ती उड़ती मछलियों से खबर आई है कि धोलावीरा अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होगा, जो कि शाम के अभी 6 बजे यहाँ से निकलना मुश्किल है क्योंकि रोड बहुत अच्छी है। यहाँ से अगर निकलते हैं तो हम फंस सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो लेट्स सी हम ये स्टंट परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। मत बने रहिए प्लीज। मैं सुबह 9 बजे घर से इसलिए निकली थी ताकि मैं धौडो से धौलावीरा जाकर रात तक वापस भुज में आ जाऊंगी, क्योंकि पूछताछ करने पर मुझे मालूम पड़ा था कि धौलावीरा में रहने का इंतजाम बहुत कम है और जितने हैं उनका प्राइस 3000-4000 से शुरू होता है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। और ऊपर से मैंने ऑलरेडी एक रूम भुज में ले रखा है। यहाँ से वापस भुज जाने का मतलब था आसान और कंफर्टेबल रास्ता चुनना, और आगे थी बहुत सारी अनिश्चितताएं। लेकिन इतनी दूर आई हूँ तो वापस मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं जय श्री राम बोलकर बहुत विचार विमर्श के बाद हम धोलावीरा जा रहे हैं। हमारे सूत्रों से खबर मिली कि रात को जाओ दिन में जाओ कोई भी समय जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नहीं बोलेगा उसको हम नमक वाले पानी में डुबा के धो देंगे और इसका बना देंगे धोलावीरा। मैं बहुत एक्साइटेड होकर धोलावीरा तो पहुंच जाती हूँ, पर उसके बाद मुझे पता चलता है कि म्यूजियम अभी बंद है। तभी एक गाइड भैया प्रकट होते हैं और अपने परिवार के साथ रात में रुकने का आमंत्रण देते हैं और वादा करते हैं कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमें हड़प्पन साइट दिखाएंगे, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ सूर्य उदय होने का। लेकिन उससे पहले मैं जब से गुजरात आई हूँ सिर्फ ट्रेन से ही ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी ट्रेन ट्रेनमैन से बुक करती हूँ, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। ट्रेनमैन IRCTC के ऑथराइज बुकिंग पार्टनर्स है, जिनकी ऐप या वेबसाइट के थ्रू आप चीपेस्ट ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हो बिना किसी हिडन चार्जेस के। सबसे कमाल का फीचर है ट्रिप एश्योरेंस, जिसमें मिनिमम आप 1 रुपए तक देके अपना ट्रिप एश्योर कर सकते हो। और चार्ट प्रिपेयर होने तक अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो आपको मिलेगा एक फ्लाइट टिकट बिल्कुल मुफ्त। टिकट बुक करने के लिए बस आपको ट्रेनमैन की वेबसाइट या ऐप पर जाना है, अपना अराइवल और डेस्टिनेशन इनपुट करना है, जिसके बाद आपको ढेर सारे ट्रेन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से आप प्राइस कंपेयर करके इजीली अपना ट्रेन चूज कर सकते हो। और ट्रिप एश्योर करने के लिए आपको बस इस बॉक्स को चेक कर लेना है, उसके बाद यू कैन जस्ट रिलैक्स। और एक सीक्रेट बताऊं, चेकआउट के टाइम पे अगर आप PT200 कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 200 रुपए का डिस्काउंट। और बात यही खत्म नहीं होती, इन सब के अलावा आप किसी भी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस, कोच प्लेसमेंट और PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड भी सिर्फ 60 सेकंड्स में आ जाता है। बाकी क्वेरीज के लिए ट्रेनमैन के ऑसम कस्टमर केयर से सपोर्ट ले। ये लैंग्वेज अगर किसी को समझ में आ रही हो तो बताना। क्यों आई हूँ मैं यहाँ सुबह सुबह? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसे देखने आई हूँ। ये पूरी एक्सकवेट की गई साइट है जिसमें 4 रिजर्वायर्स हैं। ये सिटाडेल है, ये पूरा स्टेडियम वाला एरिया है, जिससे ऊपर जाते ही मिडिल टाउन है और लास्ट में है लोअर टाउन। इसको मिला के यहाँ टोटल 14 रिजर्वायर्स हैं। यहाँ पे पानी जब पूरा भर जाता था तो ये ओवरफ्लो होके बाकी सारे रिजर्वायर्स में भी जाता था। तो इतना सारा पानी आता था पहले। ये रिजर्वायर वहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको अभी खोदा नहीं गया पूरे तरीके से। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी इनकी जल निकासी व्यवस्था, और उतना ही खास था इनका सिटाडेल, जिसमें नए राजा आते थे वो नीचे वाला फ्लोर पूरा बंद कर देते थे और अपना नया क्रिएट करते थे। ये वाला आए होंगे तो ये 100 साल 200 साल रूल करा होगा इन्होंने। उसके बाद जो नेक्स्ट आए ये वाला पूरा बंद कर दिया और नेक्स्ट अपना एम्पायर खड़ा किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। इसके नीचे बहुत बड़ा एक एम्पायर होगा, मतलब बहुत बड़ा महल होगा, और ऐसा बोला जाता है कि इसमें 7 फ्लोर्स हैं। ऐसे 7 किंग्स ने रूल किया यहाँ पे। इस पूरे शहर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की पीढ़ी के लिए एकदम विचित्र हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे हमारा संबंध सीधा इनसे जुड़ जाता है। इसमें मसाला पीसते थे। ये वाला भी, ये वाला भी। ये बैठक वाला एरिया है। ये देखोगे ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर शेप में है बिल्कुल, और एक दूसरे के ऊपर फिटिंग बैठता है।
और ये भी अभी का नहीं है, ये भी पुराना ही है। ये जो पत्थर है ये रो है, इसको शेप में ले आके ऐसा चेंज कर देते हैं बैठने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे जैसे पीढ़ी बदलती थी वैसे वैसे पत्थर पर फिनिशिंग अच्छी होने लगी थी, क्योंकि समय के साथ साथ ये लोग एडवांस टूल्स यूज करने लगे थे। यहाँ से जो असली चीजें मिली है ना खोद के, तो वो दिल्ली में है, जनपथ म्यूजियम में। जनपथ के पास एक म्यूजियम है वहाँ पे, और यहाँ पे एक नया म्यूजियम बन रहा है, जिसके बनने के बाद इधर बन रहा है, जिसके बनने के बाद वहाँ से सारी चीजें यहाँ पे ले आके रख दिया जाएगा। 5th जनरेशन ने बिल्ड किया था, वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, और उस ड्रेनेज सिस्टम को 6th जनरेशन और 7th जनरेशन यूटिलाइज किया है। तो अब देख रहे हो कि 6th जनरेशन 5th जनरेशन से थोड़ा सा ऊपर है। ये पूरा रूम वाला एरिया है, ये जो आपको 2 पिलर्स दिख रहे हैं वो डिवाइडर है, एंड दिस इज 7th जनरेशन। ये लास्ट जनरेशन था, और ये भी उनका कक्ष वाला एरिया है। यहाँ से पानी भरता है, पूरा पानी भरता था ना, तो इनका पूरा जो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इधर से निकल के पूरे महल से फिर गेट से बाहर निकलता था। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे सबूत मिले हैं जो हमें बताते हैं कि इस सभ्यता ने आधुनिक टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद कितनी समझदारी से अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, जिससे ज्ञात होता है कि इनका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कितना अव्वल दर्जे का था। ये जो केव जैसा दिख रहा है वो केव नहीं है, ये एक्चुअली ड्रेनेज जो पूरा सिस्टम है उसको क्लीन करने के लिए बनाया गया है। ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से लेके इधर घूम के। ये मिनी ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें क्या होता था कि पानी फ्लो करके एक साथ जाके जुड़ जाता था मेन वाले ड्रेनेज सिस्टम में। ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें क्या होता है सारा पानी इधर से कलेक्ट होके इधर से आके, सारा पानी फ्लो करके इधर से आके इसमें कलेक्ट हो जाता था, और नीचे सारा ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड है। यहाँ से पानी कलेक्ट होके आपस में बह के सबसे बाहर से निकल जाता था मेन डोर से। वो कुआं है, वहाँ पे बहुत सारा पानी कलेक्ट होता था, और फिर वहाँ से पानी फ्लो करके यहाँ पे आता था और यहाँ पे आता था। ये जो नाले वाला रास्ता दिख रहा है, यहाँ से पानी कलेक्ट होके यहाँ पे आता था, और ये सीढ़ियाँ हैं जिससे आप वापस अपने काम पे जा सकते थे। बता ये नहाने के लिए भाई, मतलब वहाँ पे पानी कलेक्ट जो होता था उसको पीने के लिए यूज करते थे। ये मेरा फुली फर्निश्ड 2 BHK है। पीने वाले पानी के लिए स्टोरेज था। वहाँ पे देखना, ये जो लास्ट स्टेयर पे दिख रहा है वो मटके का शेप है। अगर ड्रेनेज को क्लीन करना रहता था तो बीच में से पत्थर हटाते थे और पूरा पानी ड्रेन करके चला जाता था पूरे सिस्टम में। यहाँ पे पूरे दिन बैल चलते रहते थे जो हेल्प करते थे पुलिस सिस्टम से पानी निकालने में। और रस्सियों जैसे पानी निकलता था ना तो रस्सियों की धार पड़ती थी, तो ये पत्थरों पे धार उनकी दिख जाएगी। ये पूरा रिजर्वायर सिस्टम है, ऐसे 14 हैं और सारे इंटरकनेक्टेड है। इनमें से कुछ को खोद के ऐसे दिखा दिया गया है और बाकी अभी दबे हुए हैं जमीन के अंदर, क्योंकि बहुत पहले थे ना। इसको इन फ्यूचर में भी खोदा जाएगा और दिखाया जाएगा हमें। ड्रेनेज का आउटलेट है, मतलब पानी पूरा कलेक्ट होके महल में यहाँ से निकल के बाहर चला जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से सिटाडेल के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में द्वार पाए गए, लेकिन दक्षिण दिशा में द्वार इसलिए नहीं मिले क्योंकि हिंदू संस्कृति के हिसाब से दक्षिण दिशा में द्वार नहीं बनाए जाते। ये जो एरिया दिख रहा है आपको सेक्शंस में, यहाँ 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 यहाँ, ये बहुत सारे कमरे हैं। हमारे तो 2 BHK राजा महाराजाओं के जो स्टाफ होते थे उनका बैठने का एरिया है। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 ये सारा स्टोरेज है। ये पता कैसे चला था कि ये ग्रैनरी का स्टोरेज सिस्टम है, क्योंकि जब इसको खोदा गया था तो इसमें जौ का सैंपल मिला था। जो इधर अभी देख के आए वो सिटाडेल है। इधर बीड वर्कशॉप है जहाँ पे राजा महाराजाओं के मोतियों की माला बनती थी, तो वो पत्थरों पे ना उसके छाप पड़े हुए, वो दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे बीड वर्कशॉप है, यहाँ पे मेरे लिए माला बनाई जाती थी जिसके निशान पत्थर पे आपको दिख जाएंगे। ये नॉर्थ गेट है और यहाँ पे राजा जी विराजमान होते थे, और बाकी जो दिख रहा है वहाँ पे खुदा हुआ वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, और वो छोटा गेट जो है उधर से मिडिल क्लास लोग जाके लोअर क्लास में मिल जाते थे, क्योंकि और भी पता चला है कि एक और गेट है जो उससे नीचे तबके वाले लोगों के लिए था। और ये इतना पूरा जो बड़ा एरिया दिख रहा है वो स्टेडियम था राजा जी के लिए, जहाँ पे घोड़े चलाए जाते थे। किले के जो स्टाफ रहते थे उस एरिया को बेली कहते हैं, और बेली से ये स्टेडियम जाने का रास्ता है। अभी मिलके क्रिकेट मैच देखेंगे। सचिन सचिन, ये पूरा स्टेडियम है यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत बड़ा एरिया है। अभी हम जा रहे हैं मिडिल टाउन में, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली रहती थी हम सब की तरह। ये मिडिल क्लास है, यहाँ पे बैठ के लोग स्टेडियम का व्यू देखते थे और यहाँ पे मिडिल क्लास बातें करते थे, चाय चुकुर। और अभी हम जा रहे हैं पूरा सिटी का सेटअप देखने। ये दोनों साइड में मकान है रहने के लिए मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मिडिल टाउन के लिए। ये कपड़े धोने की जगह, ये बर्तन धोने की जगह, और पानी निकलता था यहाँ से। क्या सोच है, इधर से इधर से इधर से इधर से सब इंटरकनेक्टेड है, और पूरा मिडिल टाउन बसा हुआ है यहाँ पे। अभी इतनी खुदाई हुई है, अभी आगे और भी है। जितनी खुदाई हुई है उसमें पता चला है कि 5000 लोग रहते हैं अब उनके साथ। यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि मुझे मिला ये हड्डी ताजी पता नहीं कौन से जानवर की है, मेरी ना हो। और ये बैंगल्स का एक टुकड़ा मिला है,
ये ग्रीन वाला कॉपर है और ये कुछ तो बीड है। अब हाँ अब क्या बनता था इसमें अभी पता साफ नहीं, करके देखेंगे। पता नहीं, पोटी भी हो सकती है। नहीं और- कोटी तो नहीं है। और ये बैंगल का टुकड़ा 5,000 है, साल धीरे पहले धीरे की हमें मिल रहा है, फिर पूरा बैंगल बना देंगे। ये पूरा मिडिल टाउन है और ये यहाँ पे गेट था, इंटरलॉक गेट था, यहाँ पे निशान भी दिख जाएंगे और यहाँ पे एंड है, मतलब यहाँ से नीचे वाले लोग ऊपर नहीं आ सकते। नीचे क्या है तो लोअर क्लास टाउन है, यहाँ से शुरू होता है। जितना खोदा गया है उसमें दिख रहा है कि घर इतने ऑर्गेनाइज नहीं रहते थे। मिडिल टाउन में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज था और जो अपर क्लास है, पूरा रॉयल फैमिली जहाँ रहती थी वो पूरा ऑर्गेनाइज था। तो वहाँ पे मिला वो चूड़ी बनाने का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, मतलब मार्बल मिला और कॉपर मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं मिलेगा। जो कहते हैं ना कि पावर को डिनोट कर रहा है, वो अपर क्लास में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस ये जो घर बने हुए हैं अनऑर्गेनाइज वही मिलेंगे। अगर पूरे धोलावीरा को खोदना शुरू करेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के और अंश दिख जाएंगे। और आने वाले टाइम में ऐसा किया जा रहा है कि और एक्सकेवेट करेंगे और खोदेंगे, उसकी बाउंड्री बना देंगे, ढक देंगे इसको ताकि बर्बादी कम हो। क्योंकि यहाँ पे कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो जो पुराने पत्थर हैं उसमें इरोजन होता है, तो चीज़ें बर्बाद होती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं की गई है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी अभी के लिए। अब मैं चल लूँ ढंग से। और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पाकिस्तान से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म होता है। मेरे को रिजाइन डाल के यहाँ पर ये लोग के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। हाँ, जो कि आधा काम पूरा हो चुका है। धोलावीरा पहले एक टापू था जिसके चारों तरफ ओशियन था। अभी जो भी रोजगार होता था वो ओशियन के थ्रू ही होता था, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, खाने का आना जाना है या लोगों की कमाई उसी से जुड़ी थी। तो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होने लगा और वो वाइट रन ऑफ कच्छ जो अभी देख रहा था, सॉल्टिएस्ट डेजर्ट, वैसे तब्दील हो गया। तो मुश्किल हो गया लोगों के लिए यहाँ पे रहना। तो धीरे धीरे ना यहाँ से पलायन शुरू हो गया। और जब पाकिस्तान इंडिया का डिवीजन हुआ उसके बाद माइग्रेशन शुरू हुआ। कुछ लोग यहाँ पे बसने लगे, कुछ लोग उधर डिवाइड हो गए। अभी जो गाँव के लोग हैं वो उसी टाइम के हैं, उनकी लेगेसी फॉलो हो रही है। यहाँ पे लोग इसलिए भी आए क्योंकि यहाँ पे घास बहुत अच्छी होती थी। तो एक जो बेसिक एग्रीगेरियन कम्युनिटी है इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुई और यहाँ पे बसना शुरू कर दिया। जो नॉर्थ गेट दिखाया था वहाँ पे ये लैंग्वेज मिला है जिसको अभी तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया, अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। इसका मतलब हथौड़ा है, इसका मतलब पाम ट्री है, इसका मतलब है रंगोली, इसका मतलब है वही जो गुज्जू भाई ने बोला। गुज्जू भाई एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी ऑफिस की लगी पड़ी है, इनका साइन इन करने का टाइम आ गया है। लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड मैं गुज्जू भाई सोना ढूंढ रहे हैं व्यापार के लिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन धोलावीरा एक बार और मेरे पैरों तले जमीन खिसकाता है ये नमक का रेगिस्तान दिखाकर। और मेरी सांस तो तब थम जाती है जब मुझे ये अपनी मस्ती में चूर फ्लेमिंगोस दिखाई देते हैं, जिनके पास तक तो मैं नहीं पहुँच पाती, लेकिन डरते डरते इस रन के ऊपर थोड़ा सा रन जरूर करती हूँ। और ऐसे ही रन करेगी आपके फोन में ट्रेनमैन की ऐप, जिसकी वेबसाइट और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जमा कर दूंगी। और VD200 यूज करना ना भूले। और हाँ, ऐसे ही बोल के आ रहे थे कि यार हर जगह पुलाव मिल रहे थे, उन्होंने बोला नहीं पुलाव खत्म हो गए। हाँ, पुलाव नहीं बस। थे कल उसके पास। हाँ, पाव भाजी थी, मैंने पाव भाजी ट्राई की थी। उसके पास ही पाव भाजी ट्राई की। हाँ, अच्छा, बहुत सही था। सबका ही सही, सबकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है वहाँ पे और लिमिटेड रिसोर्स रहता है, उतना खाओ शाम को। सामने वो पोहा वाला भी है ना। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी नाश्ता मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। हाँ, ये 8 बजे नाश्ता दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भूखे मर जाइए ऐसे तो। आगे ना, आगे घुघरा करके भी है, वो भी मिलता है बहुत सही। घुघरा क्या है? वो है ना समोसा टाइप रहता है, चाट रहता है। तो उसके अंदर है ना मसाला रहता है, उसमें चटनी वगैरह डाल के आलू वाला रहता है। आलू वाला।